सो वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बार फिर से बात करेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है न्यायपालिका, जिसे इंग्लिश में हम जुडिशरी भी कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि सरकार बेसिकली सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंगों में से 2 अंगों को हमने अच्छी तरीके से पहले ही समझ लिया है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सरकार और सरकार के तीसरे अंग जिसका नाम न्यायपालिका है। हम जानेंगे न्यायपालिका होती क्या है और भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक रिवाइज कर लेते हैं ताकि सरकार के तीनों अंगों हमारे को दिमाग में रहे। सबसे पहले बात होती है सरकार के 3 अंग, यानी सरकार मुख्य रूप से 3 अंगों से डेवलप होती है, जिसमें से पहला हिस्सा सरकार का आता है। हम बात कर सकते हैं विधायिका, जो कानूनों को बनाती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। इसका काम है देश में कानूनों को बनाने का, बने हुए कानूनों को लागू करने का काम सरकार की एक और अंग जिसका नाम है विधायिका के बाद कार्यपालिका, इसको दिया गया है। कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बने गए कानून को लागू करवाना, यानी देश में शासन अलग अलग प्रणाली द्वारा देश में हर देश कानूनों को लागू करवाता है। हमारे देश में जो शासन को लागू करवाने का प्रोसेस है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है, जो कि सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली का एक उदाहरण है। आगे बात करते हैं, यानी विधायिका द्वारा कानून बना दिए गए, कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों को लागू कर दिया गया संसदीय शासन व्यवस्था के तहत। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है या क्वेश्चन ये उठता है कि उन कानूनों पर या उन कानूनों को ढंग से इस्तेमाल और ढंग से लागू कार्यपालिका कर तो रही है, लेकिन क्या जनता उनका नियमों का पालन कर रही है, या सरकार द्वारा या कार्यपालिका द्वारा जिस भी व्यवस्था, चाहे वो नौकरशाही व्यवस्था है या फिर एक कोई भी प्रकार की लोकल प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके तहत क्या सरकार के मंत्री या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी क्या पूरी तरह से उन कानूनों का नियम पालनों का अनुसरण कर रहे हैं, यानी उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस काम को देखने का कि कानून ढंग से काम हो रहा है, कानून ढंग से अपनाया जा रहा है या कानून जनता द्वारा ढंग से पालन किया जा रहा है, इस चीज़ का सारा जिम्मा न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर पूरी तरह से क्या करती है, निगरानी रखती है और अपनी जांच पड़ताल में इन चीज़ों को समझती है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका, हमारे देश में न्याय करने वाली एक संस्था जो सरकार के एक तीसरे अंग से जुड़ी हुई है, और ये स्वतंत्र रूप से संविधान में सरकार के इस अंग को पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार के फैसले, चाहे वो किसी मंत्री के खिलाफ है, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ है और चाहे वो किसी भी देश के राष्ट्रपति के खिलाफ है, हर एक प्रकार के निर्णय न्यायपालिका को संविधान द्वारा पूर्ण रूप से लेने में छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। यानी कितने भी बड़े मुकदमे को न्यायपालिका बिना किसी दबाव में आए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय सुना सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे को देखने के मिलते हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं सजा मिलती है, और चाहे वो देर ही सही लेकिन मिलती जरूर है। इसी लिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका होती क्या है। ये तो था बैक रिवीजन। अब थोड़ा सा बात करते हैं चैप्टर की तरफ। हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट्स को मेन सब्जेक्ट के रूप में और अपने क्लास 11th के रूप में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। चैप्टर नंबर 6, जिस भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा है, मैं उसका लिंक आपके राइट हैंड साइड की स्क्रीन के टॉप ऑर्डर पर, यानी आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर पर एक लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे क्लिक करिए, आप देखिए, तब जाके आपको ये पूरी तरफ से समझ आएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास, जिसका नाम है न्यायपालिका। इसे इंग्लिश में हम जुडिशरी भी कहते हैं। यानी हमारे देश में शासन प्रणाली न्यायपालिका को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि न्यायपालिका निर्णय कैसे लेती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार
न्यायपालिका को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है या छूट दी गई है कि वो हर एक प्रकार के स्वतंत्र निर्णय को ले सकती है, फिर चाहे वो निर्णय सरकार के खिलाफ है, चाहे वो सरकार के पक्ष में है, चाहे वो जनता के खिलाफ है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधान में बने हुए नियम और कानूनों को उल्लंघन करता है, तो सरकार या फिर सरकार के बाहर कोई आम नागरिक हमारे आपके जैसा कोई भी अगर बने हुए संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या रूल को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में न्यायालय क्या करती है, सजा के तहत या रिट जारी करके, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रिट क्या होता है, तो रिट जारी करके क्या करती है, उसका उन नियमों को वापस लागू करवाने के प्रयास करती है। तो हम जानेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं, इस चैप्टर में हम जानेंगे न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग जो देश के अंदर बने हुए कानून जो कि हमारी कार्यपालिका द्वारा लागू करवाए जाते हैं और विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, उन पर निगरानी रखती है, और उनको अगर कोई व्यक्ति नियम कानून को तोड़ने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका उन्हें सजा देती है या फिर रिट जारी करके उन्हें वापस उस व्यक्ति के अधिकारों को वापस दिलाने का एक प्रयास करती है। न्यायपालिका के बाद हम जानते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, यानी हमारे देश में स्वतंत्र ये शब्द जो है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर ये स्वतंत्र शब्द को क्यों मेंशन किया गया? स्वतंत्र शब्द का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि हमारे देश में सबको ये बात अच्छे से पता है कि बड़े बड़े पदाधिकारी या बड़े बड़े नेता अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर छोटे छोटे अधिकारी या फिर आम नागरिकों पर क्या करते हैं, अपना रुतबा, अपना दौलत और अपनी शोहरत का रुतबा दिखाकर कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हम बॉलीवुड फिल्मों में कई बार देखा है हमने, और ऐसा ही कई सारी चीज़ें हमने अक्सर अपने आम दिन चाल पे देखी है, जहाँ पर हमें पता लगता है पैसे वाला व्यक्ति पैसा देकर पुलिस को अपने अंडर में कर लेता है, और ऐसे केस आए दिन देखने को मिलते हैं समाज में। इसी वजह से कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी है, चाहे वो एक बड़ा नेता ही क्यों नहीं है, चाहे फिर वो एक मंत्री ही क्यों नहीं है, सारों को अगर वो कोई गलती करते हैं या संविधान में निहित कोई भी कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो उस स्थिति में फिर चाहे वो आम नागरिक है चाहे वो खास नागरिक है, उन सबको सजा उसी दायरे के तहत मिलेगी जो संविधान के अंदर लिखा होगा उल्लंघन के। अब बात आती है स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को इसलिए दिया गया ताकि कोई भी सरकार का व्यक्ति, क्योंकि ये सरकार का ही एक अंग के रूप में जाना जाता है, इस पर दबाव ना बना सके, यानी न्यायपालिका अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके। इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने के पीछे है। यानी न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने की सबसे पहली शर्त हम एक एक करके समझते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गाइस देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं, न्यायपालिका के पीछे तर्क जानते हैं कि वो कौन से तर्क है जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई, ऐसी कौन सी बातें हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला नाम उभर के आता है वो आता है, अगर हम बात करें या गौर करें तो सबसे पहला जो नाम उभर के आया वो आता है कि देश में बने हुए कानूनों का स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका डिसीजन ले सके, यानी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। अब यहां पर स्वतंत्र निर्णय कैसे, यानी कोई भी बड़ा आदमी या पैसे वाला, चाहे वो सरकार का ही कोई हिस्सा क्यों नहीं है, वो उस पर दबाव ना बना सके और न्यायपालिका संविधान के तहत सही निर्णय ले सके। अच्छा, दूसरा ऐसा क्या कारण था जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई? अगर हम बात करें वो दूसरा कारण कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने के पीछे कौन सा दूसरा कारण था, तो वो एक सिंपल सा जाना जाता है कि न्यायपालिका पर दबाव ना बनाया जा सके, पर दबाव ना बनाया जा सके। यानी अगर हम बात करें
तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता इसलिए भी दी गई क्योंकि हमारे को ये बात पहले से पता है कि हमारे समाज में कई ऐसे तबके होते हैं जो, या सरकार के ही अंग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल को कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़े मंत्री से कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में वो न्यायपालिका पर दबाव ना बना पाए और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से आम नागरिक की तरह उस पर भी कार्रवाई कर सके, इसीलिए न्यायपालिका पर दबाव ना बनाया जाए, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। और क्या है तीसरा, ताकि पूर्ण रूप से अगर हम बात करें क्या हो सके, निर्णय ले सके, यानी पूर्ण रूप से क्या कर सके, सही हित में निर्णय ले सके, ले सके। चौथा अगर मैं बात करूं, क्या वो कारण जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने के पीछे कारण ये था ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जा सके, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दे मिल सके, पांचवा कारण अगर हम जाने कि स्वतंत्र न्यायपालिका का पांचवा कारण क्या है, तो हम ऐसे ही बात कर लेते हैं उसकी। तो स्वतंत्रता न्यायपालिका को देने का पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग को किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी या किसी प्रकार की सत्ता दल पार्टी द्वारा एक किसी भी खास किस्म के धर्म और किसी भी खास किस्म की जाति को बढ़ावा ना दिया जाए, इसीलिए स्वतंत्रता न्यायपालिका को दी गई ताकि इस स्थिति में न्यायपालिका उन पर भी कार्रवाई कर सके और वो उनके तहत या उन पार्टी या उन सत्ताधार पार्टियों के दिल में ये डर हो कि अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि देश हित के खिलाफ होता है तो वहाँ पर न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता है कि वो एक्शन ले सकती है। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता है वो बहुत आधार पर मिली है और बहुत स्तरों पर दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा न्यायपालिका के प्रकार कितने कितने हैं। तो गाइज हमारे देश में सबसे पहले न्यायपालिका क्योंकि न्याय कर रही है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकार छीनते हैं या अगर किसी के अधिकार कोई व्यक्ति छीनने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में उनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट यहाँ पर न्यायपालिका ही है। कोर्ट जो का आदेश जारी करता है उसे हम रिट कहते हैं। ये बात तो सबको पता है कि कोर्ट जो आदेश जारी करता है वो हमारे रिट कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं रिट होते क्या है या रिट क्या कहलाते हैं, तो ये बात हम समझते हैं। आदेश जो कि किसी भी कोर्ट द्वारा हमारे देश में दोबारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर छिन जाते हैं तो उन्हें लागू करवाने के लिए या कोई भी ऐसे अधिकार, चाहे वो किसी सरकारी विभाग से जुड़े हैं, चाहे कोई निचली अदालत से जुड़े हैं, और इस संबंधित कोई भी आदेश जब ऊपरी कोर्ट या कोई भी कोर्ट आदेश जारी करती है तो उन्हें रिट कहते हैं, यानी आदेश, निर्णय। न्यायपालिका के प्रकार की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के प्रकार को हम समझ सकते हैं और न्यायपालिका के प्रकार में हम जानते हैं कि न्यायपालिका के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। यानी भारत में न्यायपालिका को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जहां पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा ये देश बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश में शासन व्यवस्था को लागू करना किसी एक हिस्से से पॉसिबल नहीं है। यानी किसी एक व्यक्ति या एक ब्रांच को ये दे देना कि पूरे देश में न्याय करना उसको ही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में न्यायपालिका के प्रकारों में 4 स्तर की न्यायपालिका बनाई या न्यायालय बनाई गई है। न्यायपालिका यानी न्यायालय बनाई गई है। अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका के प्रकार में अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के हैं। कितने? 4 प्रकार के। अब न्यायपालिका के 4 प्रकार जो है उनमें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट आता है, जो कि हमारे देश में एकमात्र कोर्ट है जिसे हिंदी में हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट भारत का एकमात्र कोर्ट है और ये पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय जो लिया जाता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस निर्णय पर आगे क्या नहीं कर सकता, निर्णय या फिर पुनः विचार करने के लिए कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है।
अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की संरचना की या सुप्रीम कोर्ट की विशेषताओं की, तो एक एक करके जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा स्तर का न्यायालय है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा स्तर का न्यायालय होता है। फिर आता है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट भी बोलते हैं, और ये राज्य स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। राज्य बोले तो स्टेट लेवल में सबसे बड़ी जो हम बोल सकते हैं कोर्ट होती है वो उच्च न्यायालय होती है। भारत में 24 से ज़्यादा उच्च न्यायालय हैं, यानी 24 या 24 से ज़्यादा उच्च न्यायालय हैं। कई राज्यों की, ऐसे भी कई राज्य हैं जिनके 2 राज्यों की एक अकेली उच्च न्यायालय है। दिल्ली में उच्च न्यायालय जो है वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे उसका नाम क्या है और वो कहाँ पड़ती है। जिला न्यायालय, ये जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट होती है उसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। इनके अधिकार क्या है, और अधीनस्थ न्यायालय इसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं। ये बहुत छोटे मुकदमे और 1-2 गाँव या फिर छोटे से इलाके में आने वाले क्षेत्र पर जो कोर्ट डिसीजन लेती है या डिसीजन मेकर होती है जो कोर्ट, उसे ही हम लोअर कोर्ट के नाम से जानते हैं। एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में हमारा नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बोलते किसे हैं, सर्वोच्च न्यायालय होती क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बनावट कुछ इस प्रकार है। ये भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, और हम बोल सकते हैं इसे दूसरे नाम, जहाँ पर इसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोल रहे हैं, इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें लगभग 31 जज होते हैं, जिसमें से एक जज जो होता है वो मुख्य जज होता है और बाकी 30 अन्य जज होते हैं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ी न्यायालय होती है जिसका निर्णय अंतिम फैसला माना जाता है। और हाल ही में जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया है वो हमारे राम मंदिर का लिया गया है। हमारे मतलब देश में राम मंदिर को लेकर जो काफ़ी टाइम से विवाद चला आ रहा था, उसको लेकर जो निर्णय लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, जिसमें हिंदुओं के पक्ष में ये निर्णय गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर एक बार आ जाए तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट विचार करे, इस बात का प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के काम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कि सबसे बड़ी कोर्ट है देश की, तो वो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय लेवल के मुकदमों को क्या करती है, या इन पर निर्णय या इन पर अधिकार रखती है, और इनको देखती है कि अपने क्षेत्र पर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे रिट होते हैं, कई सारे आदेश जारी करती है, यानी कई सारे रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, ताकि देश में कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ऐसे भी रिट जारी कर सकती है, या उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, खास तौर पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के लेवल का ऐसा मुकदमा जो कि तकरीबन 20-25 या 15-20 सालों से लगातार चल रहा है, और हाई कोर्ट उसे रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं है, यानी सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मुकदमों को रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है अपने पास। या फिर अगर वो लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर है तो उसे हाई कोर्ट या अपने पास भी मंगा सकती है, ताकि उस पर जांच पड़ताल की जा सके। तो ये तो हमारे देश में सबसे बड़ी कोर्ट, न्यायपालिका के 4 प्रकारों में से सबसे ऊंची सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। इसी कैटेगरी में हमारा दूसरा शब्द आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय होता क्या है, तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाई कोर्ट। एक बार लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की क्वालिटी पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली क्वालिटी उच्च न्यायालय की ये होती है कि हमारे देश में जिले स्तर, स्थानीय स्तर और यहाँ तक कि क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ पूरे देश स्तर की न्यायालय बनाई गई है, जिसमें दूसरा स्थान आता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जो होती है वो कि राज्य स्तर की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, यानी स्टेट लेवल की सबसे बड़ी कोर्ट को हम हाई कोर्ट कहते हैं। और स्टेट लेवल पे आने वाले, ये पूरे देश के स्तर पर आने वाले निर्णयों को या निर्णयों पर जांच पड़ताल कर सकती है और अपनी जवाबदेह, या फिर हम बोल सकते हैं कार्यवाही या फिर डिसीजन सुना सकती है। वहीं पर उच्च न्यायालय जो होती है हाई कोर्ट, ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं ये राज्य स्तर के मुकदमों को क्या करती है, जांच पड़ताल करती है। सेम ऐसा ही होता है, इसमें भी 30 जज होते हैं, एक मुख्य जज होता है। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के काम क्या है, तो सबसे पहला उच्च न्यायालय का काम, इसे इंग्लिश में हाई कोर्ट और हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं,
सबसे पहली क्वालिटी ये जिला स्तर की ये तुम्हारा राज्य स्तर की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। ये जिला स्तर और अधीनस्थ न्यायालय पर क्या करती है, निगरानी रखती है और उन पर अपनी निगरानी के साथ साथ उनको अपने दायरे में रहने की हिदायत भी दे सकती है। ऐसे मुकदमे जो जिले स्तर और अधीनस्थ न्यायालय में पेंडिंग पड़े हैं और एक लंबे समय से उन पर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे मुकदमों को वो अपने पास मंगा सकती है। रिट जारी करके कई सारे फैसले ले सकती है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के पास लेकिन ये अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको मंगा सके या उस पर वो कार्रवाई कर सके। सारी न्यायालयों की बनावट कुछ इस प्रकार से की गई है कि वो केवल अपने लेवल को और अपने से नीचे लेवल को ही मेंटेन कर सकती है। अपने से ऊपर के लेवल की कोर्ट या न्यायालय को वो क्या नहीं कर सकती है, इनकाउंटर नहीं कर सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं उससे सवाल दे या सवाल जवाब नहीं कर सकती है। तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय बहुत ही ज़्यादा राज्य या जिला न्यायाधीश या फिर मानव के अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर कर मानव अधिकारों को लागू करना, यानी ह्यूमन राइट्स को देश में क्या करना, इन्फोर्स करना, ये सारा काम उच्च न्यायालय का होता है और यही काम सर्वोच्च न्यायालय का भी होता है। यानी देश स्तर पर जो मानव अधिकार होते हैं उनको सही ढंग से लागू कराने का दोनों की जिम्मेदारियाँ होती है। अब इसी कैटेगरी में हम बात करते हैं जिला न्यायालय क्या होता है। तो गाइस, जिला न्यायालय और कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है। एक बार इसे हम लिख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय और कुछ नहीं है, ऐसी कोर्ट जो कि एक जिले स्तर की हो। अब जिला होता क्या है, तो हमने सुना है कई सारे गांव, एक गांव जो होता है वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के क्षेत्र में आता है या शासन क्षेत्र में आता है। कई सारे गांव मिलकर जो जिला बनते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दायरा, उसमें जो निर्णय लेने का अधिकार होता है जिस कोर्ट को, वो होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय केवल और केवल जवाबदेही अधीनस्थ न्यायालय से कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय कभी भी ऐसे मुकदमे जो वहाँ चल रहे हैं या फिर कोई भी प्रश्न और उत्तर नहीं कर सकती है, क्योंकि जिला न्यायालय इन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से काफ़ी छोटी न्यायालय होती है। जिला न्यायालय की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, इसमें निर्णय देने की शक्ति होती है। जिला स्तर के जो भी मुकदमे होंगे या जिले स्तर में आने वाले किसी भी दायरे पर अपने निर्णय देना, सरकार को या फिर सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति उतरता है या फिर अगर सरकार का कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अगर वो जिला स्तर का मुकदमा है तो जिला कोर्ट अपने न्यायालय में उसे चलाकर उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, यानी अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकार, कोई व्यक्ति कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करवाता है और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला न्यायालय के अंडर में आता है तो उस पर भी वो कार्रवाई कर सकती है। मानव अधिकारों की रक्षा करती है और जिला स्तर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने या उसे मेंटेन करने का अधिकार भी जिला न्यायालय के पास होता है। यानी कार्यपालिका का वो अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जिला न्यायालय वो अधिकार जो कार्यपालिका के तहत व्यक्ति कानूनों को पालन नहीं करते हैं तो उस पर सजा देना और निर्णय लेने का अधिकार, मतलब जस्टिस करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट लेवल के कामों पर जिला न्यायालय का होता है। और अधीनस्थ न्यायालय पर निर्णय करती है और अधीनस्थ न्यायालय पर काम वाम या अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा मुकदमा जो कि अधीनस्थ न्यायालय काफ़ी टाइम से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो रिट जारी करके वो अपने पास मंगा भी सकती है। अधीनस्थ न्यायालय इस हमारी न्याय प्रक्रिया या न्यायपालिका की सबसे अंतिम और सबसे लास्ट और सबसे छोटा अंग है, जिसे हम लोअर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि लोअर कोर्ट होती क्या है, तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही छोटे स्तर की एक कोर्ट होती है। एक हम बोल सकते हैं एक गांव स्तर की कोर्ट बोल लो या फिर कई 2-3 गांवों से मिलकर बनने वाला एक क्षेत्र, उसकी कोर्ट को हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। या ये कोर्ट जो होती है अधीनस्थ न्यायालय, ये अपने से ऊपरी 3 न्यायालयों के डिसीजन को मानती है और सबसे छोटी कोर्ट होती है। हमारे देश की न्याय प्रणाली में सबसे छोटी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय ही कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोअर कोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के कार्यविधि, तो फौजदारी मुकदमे जैसे छोटे लूटपाट, जैसे चोरी चकारी जैसे मुद्दों पर ही अपना डिसीजन ले सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार के जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी लोअर कोर्ट द्वारा किसी भी मैटर जो चल रहा है या कोई भी मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उन पर वो अपना निर्णय नहीं दे सकती है।
यहाँ तक कि वो रिट जारी कर सकती है अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्से में। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं चलाया जा सकता अपने कोर्ट में। तो ये तो था हमारे न्यायिक पालिका की प्रकार और न्याय पालिका में आने वाले जो प्रकार थे उसकी पूरी संरचना। आगे इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो हमारे को जानने को मिलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, जनहित याचिका होती क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हम पढ़ेंगे, बट गाइस ये इंपॉर्टेंट है, जनहित याचिका क्या होती है नाम से ही पता लग रहा है। देखिए हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो है लोगों को या संविधान में कानूनों को ढंग से लागू करवाना ताकि किसी के अधिकारों का नुकसान ना हो। वो काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। जजमेंट देने का या फिर न्याय देने का, किसी के साथ गलत हो अन्याय हो तो न्यायपालिका द्वारा क्या दिया जाता है, उसे न्याय दिया जाता है। जनहित याचिका क्या है, तो जनहित याचिका, ये याचिका सबसे पहले साल 1969 यानी ईयर 1979 में लाई गई थी। जनहित याचिका का जैसे कि पढ़ने से ही मतलब पता लग रहा है, जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जो जनता के हित के लिए बनाई गई है। यानी अगर मैं बात करूं जनहित याचिका के काम क्या होंगे तो सबसे पहले तो हमारे को याद रखना है जनहित, जन यानी जनता, अगर हम बात करें जनता, और हित यानी फेवर, यानी जनता के हित में जो भी डिसीजन होगा, ऐसा डिसीजन जो जनता के हित में जाया जाएगा, या फिर ऐसी याचिका, याचिका वही होता है दायर करना अपना मुकदमा, उसको लेकर एक संगठन या फिर एक अंग बनाया गया साल 1979 में जिसको नाम दिया गया जनहित याचिका। इसका काम क्या होता है, तो देखिए नाम से ही जैसे पता लग रहा है जनता के फेवर के लिए याचिका बनाई गई। इसका काम मुख्य रूप से टोटल गरीब वर्ग जो समाज में अपना केस खुद भी नहीं लड़ सकते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ समाज में बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव होता है, तो ऐसे लोगों की मदद करता है ये जनहित याचिका। वो उन व्यक्तियों के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर करता है या उनकी याचिका कोर्ट में ले जाता है, और न्यायपालिका के प्रकारों में वो क्या होता है कार्य, यानी उस याचिका को दायर किया जाता है और उस पर उनको न्याय मिलता है। जनहित याचिका के जो काम है या जनहित याचिका को बनाने का पीछे का जो काम था, यह बना साल 1979 में था, लेकिन इस याचिका का एक्टिव यानी साल 1980 में देखा गया। इसको बनाने के पीछे जो कारण थे जनहित याचिका को, उसके बहुत सारे कारण थे। जैसा एक, पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना करना ताकि देश में लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार जनता के प्रति सोच सके और जनता का हित साध सके, यानी जनता के हित में डिसीजन ले सके। दूसरा इसका जो काम है जनहित याचिका का वो ये है कि समाज में जनता के लिए मौलिक अधिकारों को स्थापित करना। अगर कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या अगर कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो जनहित याचिका, इस याचिका के तहत, जनता के हित की याचिका के तहत उस व्यक्ति पर कोर्ट के, अब वो कोई सा भी कोर्ट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस मुकदमे पर कि वो किस स्तर का कोर्ट है और वो किस स्तर की याचिका दायर की गई है, और उसके बिहार पर उस व्यक्ति के अधिकारों को बचाया जा सके या फिर कोर्ट द्वारा जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान कर रहा है या हनन कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। जनहित याचिका का तीसरा जो काम है वो ये है प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिलाना ताकि वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति के बराबर खड़ा हो सके और प्रत्येक व्यक्ति के बराबर बोलने का उसे अधिकार हो। जनहित याचिका का काम यही है कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग को समान स्तर का न्याय दिलाना ताकि किसी भी आधार पर समाज में भेदभाव जैसी नीति को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। अगर हम बात करें, केवल इसका काम यही नहीं होता है ये जनहित याचिका का, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। जैसे जनहित याचिका का काम अगर हम बात करें तो सामाजिक मुद्दे, जैसे हम बोल सकते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर के मुकदमे या मुद्दे जो जनता के हित में नहीं हो रहे हैं या सरकार द्वारा ऐसी नीतियां जो बनाई तो जा रही है लेकिन जनता के फेवर में वो नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं जो नौकरशाही तंत्र है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उस
को जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा रहा है, तो इस स्तर पर भी जनहित याचिका के तहत क्या हो सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है और न्यायालय में चलाया जा सकता है। अच्छा, जनहित याचिका का काम केवल इतना ही नहीं है कि वो समाज में जनता के हित के काम करे। जनहित याचिका का काम ये भी है कि समाज के अंदर जितने भी पर्यावरणीय संबंधित मुद्दे हैं उन पर भी निर्णय लेने का अधिकार होता है जनहित याचिका को, और जनहित याचिका उन पर भी क्या करती है, अपने फैसले या फिर उसके तहत याचिका दर्ज कराकर कोर्ट में उस निर्णय को या मुकदमे को क्या कर सकती है, चला सकती है। तो इसको बनाने के पीछे यही काम था, ताकि समाज में ऐसे वर्ग जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं या ऐसे वर्ग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कई सारे अन्य जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनको एक राहत के तौर पर इसे लाया गया। तो जनहित याचिका का मुख्य काम आप समझ गए होंगे।